सो हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास 12 एमसीक्यू हम करेंगे सेट वन का, है ना। और जल्दी स्टार्ट करते हैं सेट वन का एमसीक्यू। और आपका ये इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन दोनों है। तो सेट वन का हम क्या करने वाले हैं, आपका एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा सा करेक्ट आंसर क्या होगा और सब कुछ एकदम करेक्ट वे में, है ना। तो पहला क्वेश्चन, दो वस्तु एक्स एंड वाई के लिए उत्पादन संख्याएं इस प्रकार दी हुई है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। तो बताना है कि उत्पादन संभावना का वक्र आकार कैसा होगा, है ना। यानी एक देखो, एक वस्तु एक्स है, एक वस्तु वाई है। अगर ध्यान देखोगे तो यहाँ वस्तु एक्स का जो भी उत्पादन वो बढ़ रहा है, 0 से 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जबकि वाई का देखोगे तो उत्पादन घट रहा है ना। 10 से 8, फिर 6, 4, 2, फिर 0, यानी उत्पादन घट गया। तो अगर देखोगे यहाँ एक्स और वाई का, है ना, तो अगर ये एक्स है और ये वाई का उत्पादन है, तो देखोगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डाउन जाएगा, है ना। कि अगर एक्स का बढ़ रहा है तो वाई का नीचे आ रहा है, वाई का ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी घट रहा है, जबकि एक्स का उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसका स्लोप कैसा होता है, आपको पता होगा इस टाइप का स्लोप कैसा होता है। इसका स्लोप जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, और एक सरल रेखा होती है, और उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव ढाल होता है, यानी ऋणात्मक ढाल होता है। ठीक है। यानी फिर से देखो क्वेश्चन में 0 और 1 है ना, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर टू गुड्स एक्स एंड वाई आर गिवन एज, है ना। इंग्लिश में सारे स्टेटमेंट को पढ़ लो और आप फिर अपना आंसर बताओ। तो कह रहा है कि इसका स्लोप क्या होगा, वस्तु एक्स और वस्तु वाई का, यानी एक्स का प्राइस प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जबकि वाई का प्रोडक्शन घट रहा है। ठीक है। इसका मैंने अभी बताया ग्राफ कैसा बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स और वाई का क्या बनेगा, ये एक्स का है तो ये वाई का है। वाई का प्रोडक्शन घट रहा है जबकि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। वाई का घटा तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है। इसका जो स्लोप आता है, स्लोप कैसा होता है, स्लोप होता है इसका नेगेटिव एंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और इस टाइप का स्लोप क्या होता है, इस टाइप का जो भी स्लोप होता है वो, इसका स्लोप होता है नेगेटिव। क्या स्लोप होता है, स्लोप होता है नेगेटिव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, बात करते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एक केंद्रीय समस्या है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है, जब क्या बचत हो, क्या उपयोग हो, क्या निवेश हो, या किसके लिए उत्पादन हो। तो जब भी एक अर्थव्यवस्था होती है केंद्र की, है ना, तो उसकी जो सेंटर प्रॉब्लम क्या होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, यानी इकोनॉमी की जो सेंटर प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले सेंटर प्रॉब्लम होता है कि किसके लिए उत्पादन हो, हम ये किसके लिए उत्पादन करने वाले हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं ये हम किसके लिए हो, है ना। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ता है कस्टमर, है ना, किसके लिए कर रहे हैं आप। तो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, यानी किसी भी इकोनॉमी के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जो भी प्रोड्यूस करने चाह रहे हो वो प्रोड्यूस आप किसके लिए करना चाह रहे हो, ये होता है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, यानी फॉर होम इट इज प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि तथा समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। ठीक है, हिंदी में, है ना। व्यष्टि एवं समष्टि का सर्वप्रथम वर्ड किसने अर्थशास्त्री ने दिया था, यानी किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रैगनर फ्रिश। यानी विच इकोनॉमिस्ट, है ना, विच इकोनॉमिस्ट वाज द फर्स्ट टू यूज वर्ड साइंटिस्ट एंड स्मार्ट इन इकोनॉमिक्स, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रैगनर फ्रिश। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो एक बार इंग्लिश के ट्रांसलेशन को अच्छे से देख लेना। जैसे रैगनर फ्रिश ने किस चीज को, किस वर्ड को सबसे पहले बताया था, तो वर्ड आपने पढ़ा होगा, देख सकते हो। क्वेश्चन 4 है ना, कि एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल के बीच किसी एक टेक्निक का चयन करता है, या तो ट्रैक्टर से हल जोतेगा, खेत जोतेगा, या तो हल से। तो कहता है यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो सेंट्रल का जो आपका इकोनॉमी होगा वो किस अर्थव्यवस्था से, यानी किस प्रॉब्लम से ये मेल खाएगा। तो होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि कैसे उत्पादन करे, है ना। यानी अगर ट्रैक्टर और हल के बीच से अगर आप दोनों में से कोई एक चूज करते हैं, तो जो सेंट्रल का इकोनॉमी होगा उसके सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होगा, कि कैसे उत्पादन करें, यानी ट्रैक्टर और, यानी जब एक ही चीज के उत्पादन के लिए हम दो अलग अलग चीज का यूज कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर का और एक हल के लिए। यानी ए फार्मर चूज ए टेक्निक बिटवीन ए ट्रैक्टर एंड ए प्लो फॉर प्लोइंग द फील्ड विथ विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी डच दिस चॉइस मैच, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे हम इसका प्रोडक्शन करें ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस फॉर होम, और इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। तो होता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाउ टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन 5 है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है ना। क्वेश्चन 5 है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट यूजेबिलिटी कैन बी मेजर्ड इन करेंसी, है ना। किसने कहा था कि यूजेबिलिटी कैन बी मेजर्ड इन करेंसी में हम इसको कर सकते हैं, इसको कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति फोर गोलगप्पे का उपयोग करता है, उसने प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स एंड 10 यूटिल्स तथा 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है, तो उसे फोर गोलगप्पे के उपयोग से कुल कितनी उपयोगिता की यूटिल्स प्राप्त होगी। तो क्या करना है, सिंपल सभी को ऐड करना है, 15 है, 12 है, 10 है, 8 है।
तो यहाँ से टोटल कितना मिलेगा, तो टोटल ऐड कर लेंगे, यानी 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल 45। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कह रहा है कि 6% कंज्यूम 4 वॉलपेपर्स, है ना, he gets 15 utils, 12 utils, 10 utils and 8 utils utility from each individual unit respectively, then what is the total utility he will get from the consumption of 4 wallpapers। तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना यूटिल्स हो जाएगा, थोड़ा सा ना स्पेलिंग थोड़ा सा याद चेक कर लेना, है ना, सबका स्पेलिंग यहाँ से यूटिल्स हो जाएगा, तो यूटिल्स को आप चेक कर लेंगे स्पेलिंग, यूटिल्स, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा चेक करें, यूटिल्स है। तो क्या करेंगे हम टोटल को ऐड करेंगे, 12 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8, है ना, सभी को ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा टोटल आंसर 45, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 है, दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के बजट रेखा एबी को निम्न रेखा से दर्शाया गया है ना, इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः पीआर और पीजी है, तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी, है ना, तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी, तो देखो क्या कह रहा है कि देखो गुलाब का जो है प्राइस वो क्या, गुलाब जामुन का प्राइस क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, जबकि रसगुल्ले का प्राइस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक का प्राइस डिक्रीज, एक का प्राइस इंक्रीज, यानी जो स्लोप आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। यानी आपका गुलाब जामुन हो गया पीजी, ये हो गया पीआर। ठीक है, तो इसके जो ढाल होगी, ढाल क्या होगी, इसकी ढाल का फॉर्मूला हो जाएगा पीआर अपॉन पीजी, है ना, सिंस ये आएगा नेगेटिव, है ना, रसगुल्ला और गुलाब जामुन का, है ना, प्राइस दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका पीआर अपॉन पीजी। कह रहा है द वर्टिकल लाइन ए बी, है द वर्टिकल लाइन ए बी फॉर टू ऑब्जेक्ट रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन आर शोन इन फिगर, इन द प्राइस ऑफ दीज टू आइटम्स आर रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द इंक्लाइन, है ना, तो इसका इंक्लाइन क्या होगा, पी आर अपॉन पीजी हो जाएगा, अगर पी आर प्राइस है किसका, हमारा रसगुल्ला का, और पीजी प्राइस है किसका, गुलाब जामुन का। ठीक है, इसकी ढाल कैसी, इसकी ढाल नेगेटिव ढाल है ना, पी आर अपॉन पीजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु को मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। ठीक है, कौन सा कारक नहीं है, यानी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय या साधनों की कीमत, यानी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित कौन नहीं करता है ना, कौन प्रभावित नहीं कर सकता है कभी किसी वस्तु की मांग को, तो साधनों की कीमतें, है ना, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साधनों की कीमतें, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर, है ना, कौन सा एक फैक्टर नहीं है अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कमोडिटी की क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करती है, वो क्या होता है, प्राइसेस ऑफ रिसोर्सेस, यानी जो रिसोर्स है आपके साधन है उसका प्राइस क्या है, वो कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा कमोडिटी के क्वांटिटी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 9 की वाले बात करते हैं। लिखता है किसी वस्तु एक से कीमत कम होने से y की मांग कम हो जाती है, तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा, है ना, इन दो वस्तुओं को हम क्या कहा जाएगा, कि अगर एक से कीमत होती है तो दूसरे की मांग कम हो जाती है ना, यानी किसी चीज का मान लो प्राइस कम हो गया, है ना, तो क्या होगा, उसका प्राइस कम होगा, तो क्या उस अगर x का प्राइस कम होगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक, तो y का डिमांड क्या होगा, y का डिमांड घट जाएगा, है ना, देखो ये याद रखो, मान लो ये प्राइस है किसी एक्स मान लो आइटम हो गया, ठीक है, इसका मान लो प्राइस घटेगा, प्राइस घटेगा तो इसके बाद डिमांड बढ़ जाएगा, कोई भी चीज सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। अब अगर इसका कंजम्पशन बढ़ेगा तो जो दूसरा प्रोडक्ट होगा जिसका प्राइस महंगा होगा उसका डिमांड क्या होगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं हम, प्रतियोगी वस्तुएं कहते हैं, यानी उसे क्या करना पड़ेगा, उसे भी अपने प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना, और ऐसी वस्तु को हम प्रतियोगी वस्तुएं कहते हैं। And if fall in the price of x decreases the demand of y, then what will these two articles are called, ये दोनों गुड्स को हम क्या कहते हैं, कंपीटिंग गुड्स कहते हैं, दोनों प्रतियोगिता की गुड्स हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पर, यानी दोनों सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब दो सेम टाइप का साबुन बना रहे हैं, तो दोनों के बीच में, दोनों कंपनी के बीच में क्या होगा, हमेशा एक परफेक्ट कंपटीशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग 1% की वृद्धि हो जाती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। ठीक है, तो मांग की कीमत का लोच का मान क्या होगा, ये इक्वल टू होता है आपका मांग की मात्रा का परसेंट, है ना, परसेंट ऑफ डिमांड क्या कितना है, कितना परसेंट डिवाइड बाय परसेंट है प्राइस पे कितना कमी हो गया, है ना, तो ये कितना है 8/5%। ठीक है, 8/5 वैल्यू सॉल्व पर कितना जाएगा आपका 1.6, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 1.6। यानी इफ डिक्रीज इन 5% इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यानी किसी कमोडिटी का प्राइस 5% डिक्रीज कर जाता है, तो देयर इज इंक्रीज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, किसी चीज का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, तो प्राइस इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपका 8% डिवाइड बाई 5%।
कितना आ जाएगा आपका 1.6, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फॉर्मूला सब आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज होगा, बस फॉर्मूला को याद रखते जाना है। बस यहाँ पर मैं सिर्फ करेक्ट आंसर बता रहा हूँ इंग्लिश में कन्वर्ट करके। लिखा निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी, है ना, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी, यानी किसकी मांग इलास्टिक होगी, है ना, उसकी मांग घटेगी बढ़ेगी ना, कब होगी किसकी। जीवन रक्षक दवाएं, नमक, माचिस या रेफ्रिजरेटर। देखो इसमें जितनी भी चीज हुई है, किसी कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिनका डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं। जैसे जीवन रक्षक दवाई, ये क्या है, इसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, बहुत ज्यादा घटेगा बढ़ेगा नहीं, ऐसा कभी होता है। नमक भी आपका हम रेगुलर यूज करते हैं, माचिस भी हम रेगुलर यूज करते हैं, तो इसका प्राइस कभी घटेगा बढ़ता बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन फ्रिज ऐसा चीज है जिसकी मांग लोचकदार होती है, मतलब इलास्टिक होती है, इसकी प्राइस कभी घटेगी नहीं बढ़ेगी। जैसे गर्मियों में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठंड में इसकी प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग डिमांड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इलास्टिक, तो वो कौन होगा आपका, फ्रिज होगा, क्योंकि फ्रिज ऐसा चीज है, कमोडिटी है जिसका प्राइस घटता बढ़ता रहता है, मौसम के अकॉर्डिंग भी इसका डिमांड घटता बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द फ्लोइंग फिगर व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट जी, जी पर इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो कह रहा है निपित रेखाचित्र में मांग रेखा एबी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी, है ना, जी पर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है ना, मांग की लोच, यानी कह रहे कि उसकी इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यहाँ पर ई की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो जी पॉइंट कहाँ है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, है ना, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर देन 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो कह रहा है ये जी पॉइंट कहाँ था, जी पॉइंट यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो जी पॉइंट पर क्या होगा, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी इसकी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है ना, यानी किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। तो ये होता है हमारा क्रफ होता है, यानी प्रीफर्ड प्राइस और डिमांड, है ना, प्राइस और उसका डिमांड क्या है इसकी डिपेंड करता है। देखो तो आपका जो लग्जरी आइटम देखोगे, तो लग्जरी आइटम कैसा है, जिसकी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ जा रहा है। ऐसा कौन सा प्राइस है, कौन सा आइटम हमारा, लग्जरी आइटम, कौन सा आइटम, लग्जरी आइटम। तो लग्जरी आइटम होगा, उसकी क्या है, उसकी अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी विच ऑफ द प्राइस ऑफ द विच when the price of which type of articles rises when the consumer want to buy more quantity of that article, यानी किसी चीज का पार्ट अगर प्राइस भागता है तो कंज्यूमर उसका और ज्यादा क्वांटिटी, है ना, उसको आप खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा क्या होता है, तो वो होता है हमारा लग्जरी आइटम, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, लग्जरी आइटम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ये देखोगे ये कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, है ना। कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ ए कंज्यूमर स्पेंड ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ हिज इनकम ऑन कमोडिटी, यानी कि एक कंज्यूमर है वो अपनी आय का इनकम का मैक्सिमम पार्ट किसी कमोडिटी पर खर्च करना चाहता है, तो व्हाट विल बी द डिमांड ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस आर्टिकल की डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, फुल इलोकेंट, फुल इलास्टिक या फिर इलास्टिक, तो कहते हैं फुल्ली इन इलास्टिक, इलोकेंट मतलब फुल्ली इन इलास्टिक। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा, यानी ऐसा चीज को हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक लोचदार कहते हैं, यानी रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई कंज्यूमर अपने इनकम का एक मैक्सिमम पार्ट किसी चीज को खरीदने में कंज्यूम करता है तो इस टाइप के डिमांड को हम क्या कहते हैं, ये रिलेटिवली इलास्टिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा होता है ना, औसत स्थिर लागत का वक्र आकार कैसा होता है, तो वक्र आकार कैसा होता है, ये होता है आयताकार परवलय, है ना। देखो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आयताकार परवलय होता है इसका शेप ना, इसको बोलते हैं हाइपर, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट के बीच जो ग्राफ होता है कैसा होता है, वो आयताकार परवलय होता है। इन द शेप ऑफ द, यानी क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट प्राइस, है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्राइस का शेप कैसा होता है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्राइस का आपका ग्राफ कैसा दिख रहा है, ये देखोगे जो बना रहा हूं, ये आपका होता है रेक्टेंगुलर पैराबोला, है ना। रेक्टेंगुलर पैराबोला नहीं होता, इसे हम हाइपरबोला बोलते हैं, है ना, हाइपरबोला। एक बार चेक कर लेना, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा कहीं कहीं पर मिस्टेक हो सकता है, बाकी मैंने आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग जितना करेक्ट आंसर होता है मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 16 है, यानी परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब, है ना, कब बढ़ता है बताओ, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, या फिर सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है, या सीमांत उत्पाद शून्य होता है, यानी द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज बाय मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट,
मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो ना। तो कब होता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ज्यादा हो जाए तब क्या होता है, परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ जाता है। यानी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज बाय, कब होगा, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इज गेट मोर देन एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान क्या होता है, बताओ। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान कितना हो, जब सीमांत उत्पादन का मान कितना हो। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर ए जीरो, है ना। यानी द प्रोडक्शन इज मैक्सिमम एंड द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, है ना। जब जीरो होता है तब होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 की, यानी कुल उत्पाद टीपी एंड प्रवृत्ति साधन की मात्रा क्यू है, तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा। तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, तो वो कुल उत्पाद है टोटल प्रोडक्ट, है ना, डिवाइड बाय क्वांटिटी, है ना। यानी क्वेश्चन 18 है, इफ द टोटल प्रोडक्ट इज टीपी एंड द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज क्यू देन द फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर लिखा है कि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है, तो सीमांत उत्पाद बताओ। पहले पूछा था हमसे एवरेज प्रोडक्ट, अब पूछ रहे हैं हमसे सीमांत उत्पाद मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि टोटल प्रोडक्ट टीपी है, क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर क्यू है, तो फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होता है, ये चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन डिमांड, है ना। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन डिमांड, है ना। ये होता है हमारा सीमांत उत्पाद का फॉर्मूला। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 है, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है ना, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तो औसत लागत क्या होती है। तो औसत लागत क्या होती है, जो सीमांत लागत है उससे औसत लागत कम हो जाए, औसत लागत कम हो, सीमांत लागत से कम हो जाए तो औसत लागत बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी इफ एवरेज कॉस्ट इज, है ना, जो एवरेज कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट से कम होता है तो जो एवरेज कॉस्ट होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है ना। यानी द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन हाउ मेनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कितने प्रोडक्शन के लेवल की व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन काफी क्या है, एकदम आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लेवल, यानी ये 3 लेवल के स्तर की वो व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 22 है, अल्पकालीन औसत, है ना, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है ना, कैसा होता है 22 नंबर। तो कैसा होता है इसका आकार, उसका आकार होता है वो आपका ऑप्शन नंबर यानी यू के आकार का होता है। यानी अल्पकालीन औसत लागत का वक्र आकार कैसा होता है, आपका होता है वो यू शेप होता है, यानी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा यू शेप, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन है आंसर आपको हो सकता है एक दो में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, तो वो अगर कुछ क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो वो आपको हम कमेंट के पिन कर देंगे ना, जिस क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है तो बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत का एक उदाहरण है ना, यानी किसी चीज का एक फिक्स स्टैटिक कॉस्ट होगा, उसकी कॉस्ट कभी बढ़ेगी नहीं, वो फिक्स होगा, तो इसका एग्जांपल कौन है। एक स्थायी एक कर्मचारी का वेतन, है ना, प्रति इकाई बिजली का बिल, दैनिक मजदूर की मजदूरी या कच्चे माल पर व्यय। तो बताओ किसका एक लागत फिक्स होता है, तो एक अस्थायी कर्मचारी का वेतन हमेशा फिक्स होता है, यानी उसकी कीमत कभी नहीं बढ़ती है। जबकि बिजली बिल का यूनिट वो घटता बढ़ता रहता है ना टाइम के साथ। ठीक है, एक मजदूर की मजदूरी यानी दैनिक मजदूरी से कितनी मिलती है, 200 मिलता है, 300 मिलता है, ये डिपेंड करता है सीजन सीजन पे, टाइम टू टाइम पे। और कच्चे माल पर आप जो व्यय करेंगे, मतलब कच्चे माल पर आप लाने में जो ट्रांसपोर्ट में भी जो खर्च करेंगे, इस पे भी यानी बहुत फैक्टर होगा, वो भी क्या डिपेंड करेगा, वो भी चेंज करता रहता है, यानी वो स्थिर नहीं रहता, वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो हमसे पूछा था स्थिर किसका होगा, तो किसी भी एम्प्लॉय का वेतन, है ना। मान लो सेंट्रल जॉब में अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है तो उसका वेतन फिक्स होता है ना, कि एक फिक्स समय के बाद ही बढ़ेगा, ऐसे जल्दी नहीं बढ़ता है। तो क्या होगा, इसका जो परमानेंट यानी सैलरी ऑफ ए परमानेंट एम्प्लॉय, ये क्या है, ये एग्जांपल है स्टैटिक कॉस्ट का, यानी इसकी प्राइस का जो कॉस्टिंग वो बढ़ता नहीं है, बाकी सबका चीज का प्राइस बढ़ता रहता है, यानी बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, डेली वेज ऑफ लेबर एंड एक्सपेंडिचर ऑन ए रॉ मटेरियल। क्वेश्चन 24 है, औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत क्या होती है ना। तो देखो इसका मैंने ग्राफ बता दिया यहाँ पर 24 का आंसर, आंसर होगा न्यूनतम होती है ना। देखो जब ये इसको बोलते हैं औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट, है ना, एवरेज कॉस्ट जब अपने मिनिमम पर होता है उस समय सीमांत लागत आपस में बराबर होती है, यानी दोनों एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। और ये हमारा होता है एवरेज कॉस्ट, है ना, ये क्या है, यही तो हमारा जो रेड कलर से बना ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट जब अपने मिनिमम वैल्यू पर होगा, यानी जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी उसमें मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, इसको कट करता है, यानी इस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है।
तो कब होगा? जब एवरेज कॉस्ट कितना हो? मिनिमम, है ना। तो कह रहा है द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, है ना, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इक्वल होती है, यानी बराबर होती है ना। कब होगा? जब एवरेज कॉस्ट हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए ना। ये एवरेज कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, तब दूसरे को जहां पर कट करते हैं वहां पर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। यानी उसमें एवरेज कॉस्ट क्या होता है? उसमें एवरेज कॉस्ट होता है वो हमारा मिनिमम होता है, यानी कितना होगा? मिनिमम। इसके बाकी ऑप्शन भी ऑप्शन है ना, जो कि यानी कब, यानी एवरेज कॉस्ट कब होता है ना, ये कब होता है, माइनर कॉस्ट कब जाता है, एवरेज कॉस्ट से कब ज्यादा होता है, ये वैल्यू भी आपको थोड़ा सा एक बार देख लो, है ना। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अपने नोट्स को या अपने बुक को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है हमारा फिर से। 25 कह रहा है किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादन को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? यानी मान लो कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए प्रोड्यूसर फ्रॉम सेलिंग पर यूनिट ऑफ एन आइटम ना। अगर आप पर चीज किसी चीज का प्रोडक्ट को बेचते हो तो उसकी प्राइस क्या होती है? उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? उस प्राइस को हम कहते हैं औसत आगम, यानी उसे हम बोलते हैं एवरेज आर, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? जो अमाउंट से रिसीव होगा उसे हम एवरेज आगम कहते हैं, एवरेज आर्म कहते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो सकता है, बाकी आप चीज इसको देख सकते हैं। आई थिंक ये कॉस्ट होना चाहिए था ना। चलो आर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन 26 कह रहा है कुल लागत टीसी और कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बताओ फॉर्मूला क्या होता है इनसे, जल्दी देख के बताओ फॉर्मूला क्या होता है इन सभी के बीच का। क्वेश्चन नंबर 26, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना। वो क्या होता है? वो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस के इक्वल होता है। यानी हमारा जो टोटल वेरिएबल टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है वो किसके इक्वल होता है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हमसे कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन की कीमत में क्या होगा? यानी मान लो किसी चीज का डिमांड बढ़ जा रहा है लेकिन जिसको जो सप्लाई देना है वो सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा है, तो चीज को हम क्या कहेंगे, है ना। जैसे मान लो आपके कोरोना के टाइम में क्या था ना कि आपका वैक्सीन का डिमांड बहुत बढ़ गया है लेकिन वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है ना। उसकी उसकी जो आपूर्ति यानी उसका जो सप्लाई है वो तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसे तब संतुलन कीमत क्या होती है ना। संतुलन कीमत क्या होती है? उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि जब डिमांड ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज किया जाएगा, है ना। जैसे मान लो वैक्सीन के समय में वैक्सीन का डिमांड बढ़ गया था लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसका जो सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ पा रहा है, वो फिक्स ही आ रहा है। तो क्या होगा? उस चीज का अगर अगर आपको वही चीज पे करके लेना होता तो उसकी डिमांड बढ़ जाती, है ना। क्वेश्चन 27 का जाएगा द ओल्ड एज नहीं, है ना। इसका आंसर क्या होगा? वृद्धि होती है ना, इंक्रीजेस होता है। थोड़ा सा याद रख लेना, इंक्रीजेस। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत है इसलिए हिंदी वाले सेंटेंस को भी आप पढ़ के चलना ना। इंग्लिश का आपका जो ट्रांसलेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्वेश्चन 28 है यदि किसी वस्तु की मांग डी डिमांड और सप्लाई पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा? अगर बाजार का संतुलन है तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए, है ना। डिमांड इक्वल सप्लाई होना चाहिए। और आई थिंक इसका अगर देखो तो डिमांड माइनस सप्लाई, है ना, जितना डिमांड होगा जितना सप्लाई उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या फिर डिमांड और सप्लाई का रेशियो भी वन होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। सभी होगा। कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। यानी किसी चीज का डिमांड और सप्लाई, है ना, कमोडिटी, देयर इज ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम है तो डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 29 यदि किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार के मूल्य से क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या दुगने से कम होता है? क्वेश्चन 29 यानी मिनिमम सपोर्ट वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम टू वाइज वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी, बराबर होगी या डबल से भी कम होगी? क्वेश्चन नंबर 29। तो क्या होता है कि किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार के मूल्य से क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी अधिक होता है, यानी क्या होगा? मोर होगा। यानी मिनिमम सपोर्ट वैल्यू है वो बाजार के वैल्यू से क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? यानी जो आप सप्लाई करेंगे, है ना, इस मतलब होता है सप्लाई, पी मतलब होता है हमारा प्रोडक्शन, डी होता है डिमांड। तो कह रहा है इसमें से कौन सा फलन सही, यानी कौन सा फंक्शन सही है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ फुलफिलमेंट, है ना। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन 30 का इसका करेक्ट आंसर होगा ए। यानी जो आपका सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करता है? सप्लाई आपका हमेशा डिपेंड करेगा प्रोडक्शन पे,
है ना, किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन पे, यानी एस इक्वल इज फंक्शन ऑफ पी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 31 यानी मुक्त व्यय और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत क्या होती है, न्यूनतम कुल लागत के बराबर, न्यूनतम कुल औसत लागत के बराबर, न्यूनतम सीमांत लागत के बराबर या अधिकतम लागत के बराबर, ना किसके बराबर होती है। यानी क्वेश्चन 31 कर रहा है द इक्विलिब्रियम प्राइस इन परफेक्टली कम्पिटिटिव बिड, है ना, यानी परफेक्टली कम्पिटिटिव यानी पर पूरा कंपटीशन चल रहा है, एक ही चीज के सेलर बहुत ज्यादा लोग हैं, तब कहता है कि इन केस ऑफ फ्री एंट्री, है ना, यानी उसमें कोई भी एंट्री कर सकता है और एग्जिट कर सकता है, तब उस समय क्या होता है ना, यानी उसमें हमारी जो संतुलित कीमत है वो संतुलित कीमत क्या होगी, तो जो संतुलित कीमत होगी वो न्यूनतम औसत लागत के इक्वल हो जाएगी। जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो जो कीमत होती है, संतुलित कीमत होती है, वो क्या होती है, न्यूनतम औसत लागत के बराबर हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा, मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 32 कह रहे हैं एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। मान लो कोई चीज अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करता है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा लाभ करना, है ना, यानी इसको मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो, तभी तो किसी चीज का क्या करेगा, किसी चीज का वो सॉरी वो क्या करेगा, वो अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, यानी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है वो हमेशा। तो कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए प्रोड्यूसर, यानी एक प्रोड्यूसर किसी चीज का प्रोडक्शन करता है, किसी चीज का, है ना, वो उसको चीज को प्रोड्यूस करता है, तो क्यों करता है, ताकि उसको एक प्रॉफिट मिले, है ना, वो हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, एक प्रोड्यूसर हमेशा उसे प्रॉफिट चाहिए हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन 33 है अल्पकालीन में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म हानि करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत क्या होती है, सीमांत लागत के बराबर, औसत लागत के बराबर, औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर, या फिर न्यूनतम औसत लागत के बराबर, ना। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से, रोक करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक हम इंग्लिश में कवर करते हैं। यानी इन द शॉर्ट रन एक परफेक्ट कंप्यूटर, है ना, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, है ना, वो प्रोड्यूसन जारी रखता है डिस्पाइट इनकरिंग ए लॉस, उसको लॉस हो रहा है फिर भी वो प्रोडक्शन जारी रखा है, तो उस समय कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, इज सब्जेक्ट टू मार्जिनल कॉस्ट, इज बेस्ड ऑन द एवरेज कॉस्ट, इज ग्रेटर देन द और लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिस हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है, जब वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत या से अधिक या उसके बराबर होगा तभी होगा ये, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि द प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होगा, इज ग्रेटर देन और लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है ना। क्वेश्चन पॉज करो, ऑप्शन पढ़ो, तब तक इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परफेक्ट कंपटीशन, किसका एक परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी नहीं है, एक यानी एक विशेषता नहीं है, किसकी विशेषता नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन का विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 34 ऑप्शन आप यहाँ से पढ़ो। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, यानी जब डिमांड ऑफ कमोडिटी क्या होती है, वो आपकी इनइलास्टिक हो जाती है, ठीक, क्या होती है, वो इन इलास्टिक होती है, तब इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 35 करा किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है, यानी किसी चीज का प्रोडक्शन सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है, यानी एक ही कंपनी कर रही है, किसी एक ही कंपनी एक चीज बनाती है और उसको कोई नहीं बनाता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो बनाएगा उसका क्या होगा, एक एकाधिकार होगा, है ना, वो पूरे मार्केट पर राज करेगा क्योंकि उसके जैसा प्रोडक्ट और कोई दूसरा नहीं बना रहा है, यानी इन विच ऑफ द स्ट्रक्चर देयर इज वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं ना। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, यानी एक, मोनो मतलब एक। क्वेश्चन 36 पढ़ो जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट करने को व्यक्त करता है, यानी अगर एक परफेक्ट कंपटीशन भी हो और एक मोनोपोली भी हो, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कौन व्यक्त करता है ना। ऑप्शन पढ़ो जल्दी से यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके, तब तक इंग्लिश में बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, के बीच में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन यहाँ पर चेक करो, हम बता दें तब तक इसका आपको करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 36 का 36 सेकंड आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द मोनोपोलिस्ट फिक्स ए हायर प्राइस देन द परफेक्टली कम्पिटिटिव क्लास एंड सेल लेस क्वांटिटी, है ना। तो ये एग्जांपल नहीं है, यानी जब एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की वित्ती करता है, ये इसके बीच के अंतर को व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 37 बात करते हैं। 37 कह रहा है हमसे एकाधिकार के अंतर्गत प्राइस कीमत, है ना, प्राइस एंड सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट के बीच संबंध क्या होता है, यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस पी एंड मार्जिनल कॉस्ट एमसी अंडर ए मोनोपोली, मोनोपोली के अंडर ये चीजें क्या होती है। ठीक है। 37 नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब आपका
प्राइस माइनस कॉस्ट से ज्यादा हो जाए तब वो एकाधिकार यानी मोनोपोली के अंतर्गत ये आता है। यानी जब आपका मोनोपोली के अंडर क्या होता है, मोनोपोली के अंडर क्या होता है, जब आपका प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो जाए, यानी प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? किसमें एक समानता पाई जाती है? एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता या द्वैधिकार? यानी इन विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इक्वालिटी इज फाउंड बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट? मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन या डुप्लेक्स, है ना। 38 नंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता, यानी एक परफेक्ट कंपटीशन। जब एक परफेक्ट कंपटीशन होगा तभी बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाएगी, यानी वो उसमें क्या होगा, उसमें क्या मिलेगा आपको? एक इक्वलिटी मिलेगी। किसके किस बीच इक्वलिटी मिलेगी? बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट में। ऐसा कब होगा? जब एक परफेक्ट कंपटीशन होगा मार्केट में। क्वेश्चन 39 है, एक विक्रेता को 5 रुपए प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई बेचता है तो उसे कुल आयाम राशि कितना प्राप्त होगा? तो वो 5 रुपए बेच रहा है ना प्रति इकाई, और कितना इकाई बेचता है? वो 60। तो टोटल कितना आ जाएगा? उसको कितना मिलेगा कुल आगम राशि? 300। कितना मिलेगा टोटल? 300। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। यानी कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए सेलर बाय सेलिंग 60 यूनिट ऑफ एन आर्टिकल 5 रुपीज पर यूनिट, यानी 5 रुपीज पर यूनिट उसका किसी चीज का कीमत है, और ऐसा वो कितने सामान बेच रहा है? 60 का सामान बेच रहा है। उसे कुल कितना टोटल आर्म रिसीव होगा? तो उसे टोटल 300 रुपए मिलेंगे। कितना हो जाएगा? 300 का ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति में स्थिरता होगी, वृद्धि होगी, कमी होगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा? है ना। वीडियो को पॉज करो, तब तक इंग्लिश में बताते हैं। कंपनसेशन ऑफ ए कम्युनिटी बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन टैक्स, यानी अगर प्रोडक्शन टैक्स आपका बढ़ा देंगे हम, तो बताओ कंपनसेशन ऑफ द कम्युनिटी में क्या होगा? है ना। विल हैव स्टेबिलिटी, विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, और देयर विल बी नो चेंज। तो क्या होगा? जब किसी चीज के उत्पादन में हम वृद्धि कर देंगे तो उस वस्तु की पूर्ति में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, यानी उस चीज के कंपनसेशन में और कम्युनिटी में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, यानी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का सेट 1 का सॉल्यूशन, है ना। और जितना डिटेल्स में हो सकता था हमने बताया, बाकी आप लास्ट टाइम पे आपने पढ़ी होगा। और जिसको इंग्लिश में दिक्कत था वो मेनली साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए है कि इंग्लिश में भी हमने ट्रांसलेट कर दिया है। जहां तक कोशिश हुआ हमने अच्छे से ट्रांसलेट किया, है ना। ट्रांसलेट करने में हो सकता है एक दो जगह थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, बाकी लेकिन आपको स्टेटमेंट वहां से समझ आ जाएगा। ठीक है। बाकी कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो आप अपना कमेंट हमें मैसेज कर देना, है ना। आप कमेंट कर देना, हम कमेंट जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको हम कमेंट को पिन कर देंगे, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं करेक्ट आंसर, अगर किसी बाकी कोई गलती होती है तो।